हेलो एस्पायरेंट्स, 26 मार्च की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 12 न्यूज आइटम्स हैं जो पिकअप की गई है। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है हाउ अ तेलंगाना कॉप इन्फिल्ट्रेटेड यूपी टेरर ग्रुप। तो ये रिसेंटली जो भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में एक पाइप बॉम्ब प्लांट किया गया था और वो ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से 9 लोग इंजर हो गए थे। तो इस ब्लास्ट जो मार्च 7 अभी 2017 में हुआ था ये, तो इसमें थोड़े घंटों बाद ही एमपी पुलिस ने यहाँ पे 3 लोगों को अरेस्ट किया था। तो अब इसके पीछे ये डिटेल सामने आ रही है कि इसका स्पेसिफिक इंटेलिजेंस उनको मिला था थ्रू द सेंट्रल एजेंसीज। तो ये तेलंगाना पुलिस ने ये इंफॉर्मेशन दिया था कि ये जो ग्रुप है ये इस्लामिक स्टेट से इंस्पायर्ड है और ये ऐसे ऐसे प्लान कर रहे हैं ब्लास्ट। तो वही है। तो ये रिसेंट ट्रेन एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं उस बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि ये जो भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट के अक्यूज पकड़े गए। फिर अगला न्यूज आइटम है मीनानगढ़ी हैज अ ग्रीन ड्रीम। तो मीनानगढ़ी ये एक पंचायत है वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरला में। यहाँ पे इन्होंने मिशन रखा है, एम किया है कि ये इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनना चाहते हैं। कार्बन न्यूट्रल मतलब कार्बन एमिशंस जो होते हैं, तो कार्बन एमिशंस भी होते हैं और थोड़े क्लीन टेक्नोलॉजीज यूज करके कार्बन एमिशंस को कम भी जो हो सकते हैं उसको भी कम करने के स्टेप्स लिए जा सकते हैं, या कार्बन एब्जॉर्प्शन के स्टेप्स, जैसे कि अगर प्लांटिंग ऑफ ट्रीज करते हैं, अगर ट्रीज प्लांट करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है। तो ये स्टेप्स लेके वो चाहते हैं कि उनका कार्बन एमिशंस न्यूट्रल हो जाए, मतलब कार्बन एमिशंस और लेना मतलब वो न्यूट्रल, दैट इज कॉल्ड कार्बन न्यूट्रल। तो इसको जीरो कार्बन फुटप्रिंट भी कहते हैं कि जब आप कुछ यूज करते हैं तो आपके हर एक्टिविटी में कार्बन एमिशन जो होते हैं तो कार्बन स्टैंडर्ड यूज किया जाता है, मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह जो एमिशन होते हैं तो कार्बन एक स्टैंडर्ड यूज किया जाता है इसके लिए। तो कार्बन एमिशन को कार्बन फुटप्रिंट भी वही होता है कितना यूज करें, उसको जीरो रखने के लिए ये स्टेप्स ले रहे हैं। तो इसके अंदर उन्होंने 11 करोड़ अलोकेट किया, काफी सारे इसके अंदर प्रोविजंस किए जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा, सॉइल वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम से, ये सॉइल वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम से MGNREGA के अंडर बनाए जाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव इसका भी पॉइंट है कि हम देख रहे हैं रिसेंटली जैसे रिवर क्लीनिंग के लिए MGNREGA यूज किया जा रहा है, सॉइल वाटर कंजर्वेशन के लिए, कार्बन न्यूट्रलिटी लाने के लिए भी इसको यूज किया जा रहा है, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट भी होगा। तो ये सारे स्टेप्स वो ले रहे हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है रो नॉट विथ स्टैंडिंग सिद्धि रिचुअल हेल्ड इन हसन। तो ये सिद्धि एक रिचुअल है जिसके अंदर दलित्स पार्टिसिपेट करते हैं, हमने ये डिस्कस किया था थोड़े दिन पहले। तो ये उदा सलम्मा फेस्टिवल होता है, उदू सलम्मा, ये हरिहरपुरा रीजन जो है हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, यहाँ पे ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और इसके अंदर ये जो सिद्धि रिचुअल होता है उसके अंदर दलित मेन जो होते हैं उनको हुक से, उनकी बॉडी में हुक डाल के उनको टंगाया जाता है पोल से, और फीमेल्स भी उनके अराउंड घूमती है विथ, उनके मुंह बंद किए जाते हैं विथ आयरन हुक्स ऐसे। तो ये जो है आयरन बार्स ऐसे, तो ये जो है इसमें दलित से पार्टिसिपेट करते। तो काफी प्रो दलित ग्रुप थे, वो कह रहे थे कि इस साल अब हम पार्टिसिपेट ना करें, हम नहीं चाहते कि ये रिचुअल हमारे बच्चे भी फॉलो करें। तो थोड़े दलित कह रहे हैं कि ये हम खुद की मर्जी से करते हैं, क्योंकि एक ये भी होता है कि अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो गॉड का कहर जो कहते हैं श्राप लगेगा। तो वैसे कई कैसी बातें भी होती है जिस वजह से रिचुअल्स कंटिन्यू किए जाते हैं। तो यहाँ पे हसन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी सारे स्टेप्स लिए थे, उन्होंने भी कहा इन लोगों को कि ना करें, पर ये रिचुअल इस साल भी हुआ। फिर अगला न्यूज आइटम है अलीना मिलिट्री इज ऑन द कार्ड्स। तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाई थी, इनके हेड थे लेफ्टिनेंट जनरल शिकतकर, ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है। तो ये इन्होंने अभी ये बनाई गई थी 2015 में, इन्होंने अपना फाइनल रिपोर्ट दिसंबर 2016 में दिया है। और अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने इनका रिकमेंडेशंस थे उनमें से 90 एक्सेप्ट किए हैं, इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है। तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली के पास ही डिफेंस मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो भी है, क्योंकि जो मनोहर पर्रिकर जी थे वो अब गोवा के CM बन चुके हैं। तो ये रिकमेंडेशन जो मेजरली एक्सेप्ट हुए वो यहाँ पे लिस्ट आउट किए गए, और कमेटी ये कहती है कि उनके अगर रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट किए जाएंगे अगर आगे अगले 5 सालों में, तो गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ का फायदा होगा, का सेविंग्स होगी, मतलब उनकी बचत होगी। तो पैनल के रिकमेंडेशन यही मेजर जो है लिस्ट आउट किए गए। तो वो चाहते हैं एक रोल ऑन डिफेंस बजट हो। तो ये पहले भी हमने न्यूज में डिस्कस किया थोड़े दिन पहले कि डिफेंस मिनिस्ट्री का यही रिक्वेस्ट थी कि उनको रोल ऑन बजट दिया जाए,
क्योंकि अगर इनको अलोकेशन किया जाता है, एनुअल बजटरी अलोकेशन किया जाता है, और बजट का यही प्रोविजन होता है कि अगर फाइनेंशियल ईयर के एंड तक अगर यूज नहीं किया जा रहा है तो जो भी बचता है अकाउंट में वो सब फिर से गवर्नमेंट ले लेती है। तो इसीलिए हम जनरली सुनते हैं वर्ड्स लाइक मार्च रश करके टर्म्स होते हैं, तो वही होता है कि मार्च महीने में जनरली मिनिस्ट्रीज एक्सपेंडिचर्स करती है ना, वरना वो जो अलोकेट हुआ है वो उनको मिलेगा नहीं, रहेगा नहीं उनके पास। तो ये जो डिफेंस रिलेटेड एक्सपेंडिचर होता है, तो ये बायलैटरल इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, डिफेंस अग्रीमेंट्स वगैरह, तो उनमें जो पेमेंट्स करनी होती है तो वो उनका शेड्यूल तो ये ऐसे प्लान नहीं कर सकते, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उनका ज्यादा अमाउंट चाहिए होता है उनको उसके लिए। तो इसीलिए ये रिकमेंडेशन लाया गया कि रोल ऑन डिफेंस बजट हो, कि हर साल उनको फिर वो ले नहीं जाए, अनस्पेंट कैपिटल बजट उनका सरेंडर नहीं करना पड़े उनको, वो रोल ऑन होता है। तो ये एक उनका रिकमेंडेशन है। दूसरा है कि परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाए, जो नॉन कॉम्बैट ऑर्गेनाइजेशन है, जो मतलब फाइटिंग में कॉम्बैट में रोल नहीं है जिनका, जैसे कि स्टेट्स डिफेंस अकाउंट्स है, डीआरडीओ, इवन नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, तो उनका एक परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाए उनके रोल के ऊपर, और यहाँ पे डाउन साइजिंग किया जाए या मैन पावर को रैशनलाइज किया जाए, तो इससे काफी सेविंग्स होगी। ये रिकमेंडेशन है। वो चाहते हैं कि एनसीसी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे री एम्प्लॉयड और ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक सर्विस पर्सनल को ही लाया जाए। इवन वो एक रिकमेंडेशन तो ये भी है कि एनसीसी को डिफेंस मिनिस्ट्री से एचआरडी मिनिस्ट्री में ट्रांसफर कर देना चाहिए, पर ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं उसमें क्लैरिटी अभी नहीं है। और एक मेजर रिकमेंडेशन है कि एक जॉइंट सर्विसेज वॉर कॉलेज एस्टेब्लिश किया जाए मिडिल लेवल ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए। तो ये मेजर रिकमेंडेशन है। अगला न्यूज आइटम है IIT बॉम्बे रिसर्चर्स फाइंड अ नोवेल टारगेट फॉर ब्लॉकिंग कैंसर मेटास्टेसिस। तो कैंसर मेटास्टेसिस जो है ये कैंसर का लास्ट स्टेज होता है, जिसके अंदर जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो मेन प्राइमरी साइट जो है जहाँ पे वो अफेक्ट कर रहे हैं वहां से निकल के बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करने लगते हैं। तो ये जो है मेटास्टेसिस उसको टैकल करने के लिए IIT बॉम्बे रिसर्चर्स ने एक तरीका ढूंढा है। तो अभी तक जो कैंसर ट्रीटमेंट्स होती है वो जनरली ये ट्यूमर्स जो होते हैं प्राइमरी साइट्स पे जो ट्यूमर्स है उनको सर्जिकली निकाला जाता है, तो ये एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है लोकलाइज ट्यूमर्स के लिए। पर जो कैंसर मेटास्टेसिस है उसको कैसे ट्रीट करने, ये इसके लिए स्टेप्स अब तक डेवलप नहीं हुए। तो यहाँ पे उन्होंने यही ढूंढा है कि उन्होंने ये ढूंढा है कि ये पाथवे क्या है, कि कैंसर स्टेम सेल्स जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को इवेट करके दूसरे ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचते। तो अगर उनका ये पाथवे ब्लॉक किया जाए, वो वही उन्होंने किया है कि ये ब्लॉकवे उनको पाथवे को इन्होंने फार्मास्यूटिकल ड्रग से कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया, तो इसकी वजह से ये ट्यूमर सेल्स जो है कैंसरस स्टेम सेल्स वो यहाँ पे इन्वेड नहीं करती और मेटास्टेसिस नहीं होता है। तो ये एक नॉवेल अप्रोच उन्होंने ट्रीटमेंट ढूंढा है वो न्यूज में। तो ये जनरली संडेज को साइंस एंड टेक बेस्ड न्यूज आता है, और साइंस एंड टेक में GS3 में स्पेसिफिकली टॉपिक है अबाउट इंडियन इनोवेशंस, इंडियन डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसीलिए ये इंडियन रिसर्चर्स जो स्टेप्स लेते हैं, जो इनोवेशन लाते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे और एक है इंडियंस फाइंड अ न्यू बैक्टीरियल टारगेट फॉर ड्रग डेवलपमेंट। तो बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरियल जो है होता है ट्रीटमेंट्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, हम देख रहे हैं कि बैक्टीरिया काफी ड्रग्स को रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हम इतना डिस्कस करते हैं, तो फिर नए नए ड्रग्स डेवलप करने पड़ते हैं। तो ये इंडियन रिसर्चर्स ने यहाँ पे एक नया तरीका ढूंढा है कि बैक्टीरिया जो है वो एक्चुअली एक बायोफिल्म बना लेते हैं, तो ये उनकी बायोलॉजिकल शील्ड होती है, तो ये बायोफिल्म की वजह से जो ड्रग्स होते हैं वो इनको अफेक्ट नहीं कर सकते। तो ये इन्होंने इंडियन रिसर्चर्स ने ये तरीका ढूंढा है कि बायोफिल्म शील्ड का फॉर्मेशन कैसे हम स्टॉप कर सके, ताकि फिर बैक्टीरिया ओपन हो और जो नॉर्मल अभी ड्रग्स है उनसे भी वो उनको एलिमिनेट किया जा सके। तो ये एक तरीका उन्होंने यूज किया है टू टारगेट बैक्टीरिया। तो नए ड्रग्स बनाने की जरूरत नहीं है, पर उनको ये हम उनको टारगेट कर सकते। तो वही यहाँ पे उसके बारे में कि इन्होंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग इवेंट ढूंढा जिसकी वजह से ये बायोफिल्म ये बैक्टीरिया बैक्टीरियस एंथ्रासिस में बनती है, तो वो उसको ब्लॉक करने की वजह से बायोफिल्म नहीं बनी और उन्होंने ये बैक्टीरिया को इजीली वो टारगेट हो सकते हैं जो नॉर्मल ड्रग्स है उनसे उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो ये बैक्टीरियस एंथ्रासिस एंथ्रैक्स जो डिजीज है उसका पॉजिटिव एजेंट है, तो ये उन्होंने डेवलप किया है स्ट्रेटेजी। फिर अगला न्यूज आइटम है टीबी टाइम बॉम्ब, अ प्राइस ऑफ पॉलिसी इनर्शिया। तो टीबी के बारे में हम कई दिनों से देख रहे हैं और टीबी एलिमिनेट करने का टारगेट है 2025 तक। तो टीबी हमने कई बार न्यूज में डिस्कस किया है, इंडिया नई स्ट्रैटेजी बनाएगी टीबी टैकल करने के लिए, हेल्थ मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंस किया था। हमारा टारगेट है कि टीबी एलिमिनेट हो जाए 2025 तक।
और हालांकि इंडिया में सबसे ज्यादा टीबी बर्डन है, अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो 1 करोड़ लोगों में से 20 लाख लोग इंडिया में है जो टीबी अफेक्टेड केसेस है वो। और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो है उनके भी काफी ज्यादा पॉपुलेशन, यहाँ पे 1.3 लाख पीपल जो है वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से अफेक्ट हुए। मतलब वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो होते हैं टीबी के लिए वो उनको फायदा नहीं करते, तो उनके लिए बेटर ड्रग्स चाहिए। हमने कई बार ये सब डिस्कस किया। और रिसेंटली एक एम्बेरसिंग सिचुएशन भी आई थी कि गवर्नमेंट ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ये एडमिट किया कि उन्होंने जो टीबी केसेस रिपोर्ट किए थे वो अंडर रिपोर्टेड थे, मतलब कम बताया था उन्होंने 2000 से 2015 के बीच का जो डेटा था। तो इसकी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्लोबल टीबी एस्टिमेट्स जो थे वो रिवाइज करने पड़े। तो ये सब डेवलपमेंट्स हो चुके हैं टीबी में। ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप के टीबी अफेक्टेड रीजन्स कौन से हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो टीबी से अफेक्टेड है वो ये रेड रीजन्स में सबसे ज्यादा है, लेकिन इंडिया में इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बहुत ज्यादा है। वो है यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी वगैरह के बारे में भी। अगला न्यूज आइटम है न्यू स्टेम सेल मेथड। तो रिसर्चर्स ने एक नया स्टेम सेल मेथड डेवलप किया है। तो इसके अंदर हम स्टेम सेल्स इजीली बना सकते, कोई भी हो, ब्रेन सेल्स जो है, मसल सेल्स वगैरह। ब्रेन सेल्स जनरली हार्ड होते हैं एक्सेस करने के लिए। तो ये नया प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी OptiOX, तो ये जो है ये जीन स्विचिंग जो होना चाहिए ह्यूमन स्टेम सेल्स में, तो स्टेम सेल्स को हम कैसे भी उनको कर सकते हैं मोल्ड के वो कोई भी एक टिश्यू बने। तो ये OptiOX जो टेक्निक है वो काफी प्रॉमिसिंग है, जिसकी वजह से ये जो काफी सारे स्टेम सेल्स जो चाहिए होते हैं, सेल्स चाहिए होते हैं पर्टिकुलर ब्रेन रिलेटेड डिजीजेस है जैसे अल्जाइमर्स है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या हार्ट डिजीजेस के लिए जो सेल्स चाहिए होते हैं थेरापेटिकल एप्लीकेशंस के, तो काफी ज्यादा ये डेवलप कर सकती है टेक्निक OptiOX। अगला न्यूज आइटम है व्हाट इज सिन लाइट। तो ये सिन लाइट जो है ये एक स्पॉटलाइट्स का पूरा एक 149 स्पॉटलाइट्स का लेके एक ऐसा हनीकॉम जैसा, मतलब एक मधुमक्खी के जाले की तरह एक स्ट्रक्चर बनाया गया ये ज्यूलिक जर्मनी में। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं अबाउट कि इन्होंने वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल सन बनाया है। तो ये सारी लाइट जो है ये फोकस की जा रही है एक 20 बाय 20 सेंटीमीटर स्पॉट में। तो उनका टारगेट ये है कि यहाँ पे जितना सोलर रेडिएशन नॉर्मली आता है उसका 10,000 गुना ज्यादा यहाँ पे लाइट आए इस सिन लाइट की वजह से। तो यहाँ पे एक फर्नेस लाइक सिचुएशन बनाया जा रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो ये देखना चाहते हैं कि हाइड्रोजन कैसे बनता है जो सन में भी जैसे डेवलप होता है, तो वो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं। तो ये फाइनली चाहते हैं कि ये जो स्पॉटलाइट्स भी है ये सोलर एनर्जी की वजह से ही इनको पावर मिले, तो ये उनका फाइनल ऑब्जेक्टिव भी है। तो ये सिन लाइट आर्टिफिशियल सन के बारे में। फिर अगला न्यूज आइटम है EU बॉडी मूव सस्पेंशन ऑफ 300 ड्रग्स टेस्टेड बाय चेन्नई फर्म। तो ये चेन्नई फर्म है माइक्रोथेरापेटिक रिसर्च लैब। तो इन्होंने यहाँ पे 300 मेडिसिन के ऊपर बायो इक्विवेलेंट स्टडीज की थी, तो इसको उन्होंने EU ड्रग रेगुलेटर ने रिजेक्ट कर दिया। मतलब कि वो चाहते हैं कि यहाँ बायो इक्विवेलेंस एक्चुअली होता क्या है कि बायो इक्विवेलेंस स्टडीज जो होती है मतलब ये प्रूव किया जाता है कि जो एक जेनरिक ड्रग है और एक पेटेंटेड ड्रग है दोनों बायो इक्विवेलेंट है, मतलब दोनों का कंपोजिशन सेम है, उनका इफेक्ट फिर सेम आएगा। तो ये बायो इक्विवेलेंस एक बार प्रूव हो गया तो वो जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर को सारा क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं करना होगा, तो वो पेटेंटेड ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल ही वो यूज कर सकते हैं प्रूव करने के लिए, क्योंकि बायो इक्विवेलेंस प्रूव हो चुका है। तो वही मेजर कॉस्ट होता है, वो जो ये पेटेंट वाले फर्म्स होते हैं जो रिसर्च करते हैं उनका मेजर कॉस्ट जो होता है क्लिनिकल ट्रायल्स में होता है, जो अप्रूवल मिलता है उनको उस पर। तो ये बायो इक्विवेलेंस जनरली ऑब्जेक्ट किया जाता है फॉर जेनरिक ड्रग्स, क्योंकि जेनरिक ड्रग्स इजीली एक्सेप्टेड नहीं होते हैं। वो एक्चुअली पेटेंट्स एक्चुअली फिनिश हो जाने के बाद ही जेनरिक ड्रग्स बन सकते हैं, पेटेंट है तो जेनरिक ड्रग बन भी नहीं सकते, पर फिर भी वो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स भी जो कहते हैं, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि बायो इक्विवेलेंस भी वो नहीं चाहते कि किया जाए। तो उसके ऊपर भी काफी डिस्प्यूट्स है, पर यहाँ पे न्यूज स्पेसिफिक किया है कि उन्होंने बायो इक्विवेलेंस स्टडी रिजेक्ट की क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो डेटा उन्होंने दिया है वो अनरिलायबल है। तो वही इसकी वजह से काफी सारे जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स है वो अफेक्ट हो गए, वो यहाँ पे ये ड्रग्स नहीं रिलीज कर पाएंगे। फिर अगला न्यूज आइटम है इनडायरेक्ट टैक्स बॉडी CBEC टू बी रीनेम्ड। सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स है, इनका नाम चेंज करके सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स रखा जाएगा, क्योंकि अब एक्साइज नहीं रहेगी जो इंटरस्टेट टैक्स होता है, क्योंकि अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आ जाएगा तो सिंगल टैक्स होगा इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसीलिए इसका नाम भी चेंज किया जा रहा है, क्योंकि GST भी 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और लास्ट न्यूज आइटम है
रबर ग्रोवर्स आई अ बाउंस इन प्राइसेस। सो जो रबर प्रोडक्शन है कंट्री में, नेचुरल रबर, ये अभी ग्रो हो रहा है। कई टाइम से इसके लिए प्राइसेस काफी कम हो गए, तो अब फार्मर्स को लग रहा है कि इसके प्राइसेस अब बढ़ेंगे क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा रहा है। इंडिया वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और जितना भी हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें से 98% डोमेस्टिक मार्केट में ही कंज्यूम हो जाता है, मतलब टायर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह के लिए मेनली, और एक्सपोर्ट सिर्फ 2% होता है। रिसेंटली और एक न्यूज में आया था कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से जो इम्पोर्ट्स हो रहे हैं उसकी वजह से जो डोमेस्टिक रबर प्रोड्यूसर्स है उनको अफेक्ट हो रहा है। तो इसीलिए वो यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को यहाँ पे मॉनिटर करना चाहिए, इम्पोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, ताकि ये ध्यान रखा जाए कि सप्लाई डिमांड से ज्यादा ना हो। तो ये उनका प्रोड्यूसर्स जो है नेचुरल रबर का, उनका यह डिमांड है ताकि उनको अच्छा प्राइस मिले। तो ये रबर सेक्टर की न्यूज है। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।